हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, जो एग्ज़ाम हो चुका है अब उसके बारे में नहीं सोचना है, अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में सोचना है और अच्छी प्रिपरेशन करके जाना है। अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि उसमें जो भी क्वेश्चंस आए, जिस लेवल के भी क्वेश्चन हैं, हम उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुपर टेट में जो साइंस का सिलेबस है उसमें आपके चैप्टर्स कौन कौन से? दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि। तो ये सब आपके फिजिक्स के हैं। ठीक है, फिर जीव की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ये आपका हो गया बायो का, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु, अधातु, ये आपका हो गया केमिस्ट्री का। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आज हम फिजिक्स के जो है बल चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके यूपी टेट प्राइम जूनियर जब आप देंगे उसमें भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलेंगे। प्लस सी टेट जो जूनियर बच्चे भरा है जिन्होंने, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक बल F = 5I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन एक वस्तु को 2I - J मीटर विस्थापित कर देता है, तो कृत कार्य क्या होगा? ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपके वेक्टर के हैं। ये थोड़ा सा लेवल हाई है, हमें बेसिक क्वेश्चंस भी पढ़ने, साथ में हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी लेकर चलेंगे ताकि पेपर चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो, हमको मेरे क्वेश्चंस के आंसर निकलने चाहिए। ठीक है, ये सोचकर हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो ये वेक्टर का है। चलिए वेक्टर का देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले आप फॉर्मूला देखिए कि F दिया हुआ है और आपको क्या दिया है, D दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, वर्क, मतलब कार्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, W = F.D, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। W = F.D, ये हो गया आपका फॉर्मूला, और यहाँ पे आपका है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको 5A + 3J लिख लिया, उनके ऊपर कैप लगा देनी है, 2I - J लिख लिया। अब 5 2 10 I और इनके ऊपर कैप लगा दिया। फिर 5 और ये कैसा साइन है, माइनस का, तो 5I कैप J कैप। फिर ये आपको 3 2 6, ठीक है, I एंड J। फिर आपको करना है प्लस माइनस माइनस 3J। इतना आपने कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो I.J होता है, J.K होता है या K.I होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और जब I.I होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, J.J होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, K.K होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये I वाला है, ये I.J वाला है तो इसकी वैल्यू होगी 0, ये I.J वाला है इसकी वैल्यू होगी 0, ये वाला J.J वाला है तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो क्या बचा, 10 - 3, तो 10 - 3 क्या हो जाएगा आपका, 10 - 3, तो आ गया आपका आंसर 7 जूल। ऑप्शन में आपका, जी हाँ, ऑप्शन में है 7 जूल, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी है सॉल्व करना, बस आपको थोड़ा से क्या करना है, दिमाग लगाना है और थोड़ी सी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, थोड़ा उठना पड़ेगा आपको। अब एकदम बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉल्व है, सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, 10 + 0 - 0, 0 मीन्स नथिंग, 10 - 3 तो 7 जूल क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या दिया है, एरिया दिया है, क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगाया जाता है, तो 100 न्यूटन आपका क्या हो गया, बल हो गया। तो तल पर दाब क्या होगा, दाब मतलब प्रेशर पूछा जा रहा है, तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है दाब का, कि बल अपॉन क्षेत्रफल, तो प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, 100 न्यूटन लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए एरिया आपका कितना दिया, 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपको इसमें क्या करना है, मीटर में आपको चेंज करना होगा, और वर्ग दिया इसलिए जो आपको 2 बार मीटर में इसको चेंज करना होगा।
तो यहाँ पे 2 बार आपको चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = G m1m2/d², या फिर आप इसको r² भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मतलब है, एक ये मास है, दूसरा ये मास है, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अगर इनके बीच की दूरी मतलब ये दूरी 2 गुनी हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने फॉर्मूला लिख लिया। ये कैसे हैं इनसे? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? F1/F2 = d2/d1 कर लीजिए, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए उल्टा हमने लिखा है, F1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका d1² हो जाएगा। यहाँ पे जब हम F2 लिखेंगे तो यहाँ पे d2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि दूरी d है तो दूसरी d2 क्या हो जाएगी? मान हो जाएगा 2d। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 2 का 4 d² कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/4। बच्चे कंफ्यूज होंगे 4 गुना या चौथाई में, तो ये हो जाएगा आपका चौथाई। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर जो है आपकी दूरी बढ़ेगी तो जो आपका बल है वो घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है 0, अनंत, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। तो देखिए ये पृथ्वी है। अब इसमें जो केंद्र पर होता है, तो केंद्र पे आप याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जो जी का मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, मिनिमम होगा। और ध्रुव मतलब पोल्स पे आपका जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बस इतना आपको याद रखना है ये चीज़ें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? तो जब जी की वैल्यू 0 होगी तो भार कितना हो जाएगा? mg। तो m कितना हो, जितना भी हो, g अगर 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो आंसर ए 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। दूसरा ऑप्शन है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। तीसरा ऑप्शन है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, और फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका, और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। तो याद रखिएगा कि बाहर से पिचकते नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि ये पृथ्वी के निकट है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है, इसका गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। देखिए ये दो ऑप्शन तो आप काट देंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप काट देंगे। अब कम है कि अधिक है, तो ये याद रखिएगा जो कि आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ये जी की वैल्यू है, वो जो है जी जो अर्थ की होती है गुरुत्वीय त्वरण, उसका 1/6 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कम है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिए। यदि 2 पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें दूरी को बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पे क्या करा गया? द्रव्यमान को आधा कर दिया गया और दोनों पिंडों को, ठीक है, तो दोनों पिंडों को आप कर दीजिए,
फॉर्मूला F=G m1m2/r²। दोनों को हमने आधा कर दिया तो m1 की वैल्यू हो गई m/2, m2 की वैल्यू हो गई m/2। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये क्या आ गया, जब ये 2 नीचे चला जाएगा 2 2 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। है जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 4 गुना नहीं होगी, चौथाई होगी, क्योंकि 4 नीचे आ रहा है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी उत्तरी ध्रुव पे न्यूनतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, चंद्रमा पर न्यूनतम, उपर्युक्त सभी स्थानों पर समान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी स्थानों पर समान होगी। ठीक है, W=mg होता है। जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, इसलिए सभी स्थानों पर समान भार में द्रव्यमान का मान समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है। चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब ये आपको दे दिया गया जी का मान, आप क्या करेंगे, 72 को 6 से भाग देंगे और कह देंगे, फटाक से बोलेंगे कि 12 किलो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, गलत है। हाँ ठीक है, क्यों गलत है समझिए। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाएगा द्रव्यमान में परिवर्तन, तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आपके भार में परिवर्तन होता है। कितना होता है, 1/6। मतलब अगर आप 60 किलो के पृथ्वी पर हैं तो चांद पे आप कितने के होंगे, तो 60 / 6 कर दीजिए, तो आप चांद पर 10 किलो के होंगे, भार आपका 10 किलो का होगा। द्रव्यमान पूछा जाएगा, तो अगर आप 60 किलो द्रव्यमान पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी आपका 60 किलो द्रव्यमान होगा। तो इन दोनों बातों को नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट नोट में डाल दीजिए। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 72 किलोग्राम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या होगा, अगर हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते तो जब तेल लगाएंगे तो दरवाज़ों का जो मूवमेंट होगा, जो रुक रुक के हो रहा था, वो और अच्छा होने लगेगा, तो घर्षण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए तो मोबाइल लुब्रिकेंट ऑयल लगाते हैं हम लोग, मशीन में, गाड़ी में डालते हैं, ताकि क्या स्मूथ चल सके। और जब स्मूथ चलेगी तो जो आपका घर्षण बल है या फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। तो 27 किलोग्राम फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना है आपको, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर निकल के आएगा वही इसका करेक्ट आंसर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 264.6 न्यूटन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका 264.6 न्यूटन की। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है एक नियत वेग से नीचे की ओर, एक नियत वेग से ऊपर की ओर, एक नियत त्वरण से नीचे की ओर, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। देखिए ये हम आपको एक अलग से क्लास लेंगे, मतलब वीडियो लेंगे, बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि कब जो है अधिक होगा, कब होगा कम होगा, तो आपको ये चीज़ें पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ये चीज़ इंपॉर्टेंट और आपको ये चीज़ आपके होना चाहिए। चलिए देखिए, अभी सिर्फ आपको इसका आंसर के लिए बता दे रहे हैं, जब जो है आपकी लिफ्ट एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। कैसे, चलिए देखते हैं। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट में कोई है, ठीक है, पर्सन खड़ा हुआ है, तो ऊपर बल लग रहा है फोर्स, नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा, ठीक है, mg लगेगा, ऊपर रिएक्शन फोर्स होगी, और ये लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो F की वैल्यू क्या होती है, F=ma। अब हम इसमें लगाएंगे तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर से आप माइनस करिए, तो R - mg किसके बराबर, ma के बराबर लिख लिया। तो जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये लिफ्ट वाले केस अलग से वीडियो बना देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, टायरों के घिसने के कारण, स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में क्या हो जाएगा, फ्री प्ले आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर होता है? जी का विषुवत रेखा पे, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, या कोई नहीं। तो अभी आपको बता चुके हैं कि जो जी का मान होता है वो सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे होता है, और जो आपके ध्रुव होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जी का मान अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, या कोई नहीं है? देखिए इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, उत्तोलक उसमें समझाएंगे कि प्रथम श्रेणी उसके उदाहरण, द्वितीय श्रेणी उसके उदाहरण, तृतीय श्रेणी और उसके उदाहरण। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये क्या है, नींबू निचोड़ने की मशीन क्या होती है, तो ये आपकी होती है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसमें क्या होता है, जो आपका लोड होता है वो आपका बीच में होता है, फलक्रम आपका किनारे होता है, और एफर्ट आपका क्या होता है, साइड में होता है। मतलब जो लोड होता है वो किसके बीच में होता है, एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है। ठीक है, ये आपका आलम्ब है, ये आपका भार हो गया, और ये आपका आयाम हो गया। ठीक है, तो जो भार होता है वो आयाम और आलम्ब के बीच में होता है। ये किस में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में होता है, सेकेंड क्लास ऑफ लीवर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, ये सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किसकी, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो जो वस्तु का भार होता है न्यूनतम होगा आपके पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, जो केंद्र होगा वहाँ पे हम जब रखेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। अगर ये ना दिया होता तो विषुवत रेखा होता, चूंकि ये दिया हुआ है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, संवेग क्या होता है, पी होता है, डेल्टा पी। अब दर पूछिए तो डेल्टा टी लगा दिया। डेल्टा पी का क्या फॉर्मूला होता है, तो एम डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी क्या होता है, तो वी माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू अपॉन टी को आप क्या कहते हैं, ए कहते हैं। अब जब मास के साथ ए को करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स। तो ये क्या होता है, बल। मतलब संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है, तो ये होता है आपका बल होता है। ठीक है, ये आपका जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी डेरिवेशन है। क्लियर? चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिए, समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़, एंड वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको